जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू में एक बेहद बड़ी और गंभीर बात कही। उन्होंने कहा, भारत में लिबर्टी डेड हो चुकी है, किसी को भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है और अदालतें जमानत नहीं देंगी। ऐसा पीएमएलए के तहत किया जा रहा है जो अब लोगों के उत्पीड़न का हथियार बन चुका है। इनका एक एक शब्द सच होता दिखा जब कुछ दिन पहले हमने मनीष सिसोदिया की जमानत सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की यह बात सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लताड़ते हुए कहा कि इस मामले में ना आपने जो केस बनाया है वो 2 मिनट में चित हो जाएगा। ऐसी भारी टिप्पणी से कोई भी सोचेगा इस बार बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल फिर भी ना मिली। फिर कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कही ही क्यों जब बेल देनी ही नहीं थी। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज करते हुए समझ ही नहीं आया कि इसका आखिर कोई सेंस भी है। जजमेंट के पहले 3 क्वार्टर ध्यान से लिखे गए हैं, लेकिन फिर आखिरी के 10 पन्नों में जो कंक्लूजन डिराइव किया गया है मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करने का, उसका मतलब ही समझ नहीं आता। यह लिखा है क्विंट के लिए आलोक प्रसन्ना कुमार ने, जो बंगलुरु में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के सीनियर रेजिडेंट फेलो हैं, और उन्होंने कैसे पॉइंट बाय पॉइंट यह बात समझाई। जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय इस वक्त बन चुका है। यह जो पीएमएलए नाम का हथियार है, इसकी एक जरूरी रिक्वायरमेंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल तभी दी जा सकती है अगर जज को लगे कि इस बात की काफी संभावना है कि आरोपी ने जुर्म नहीं किया है। हालांकि पीएमएलए के जरिए बेल मिलना मुश्किल बनाया गया, लेकिन कभी कभार यह बैकफायर भी कर जाता है अगर किसी केस की कमजोरी बहुत शुरुआती स्टेज पर ही सामने आने लग जाए। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल की सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी बेल के पहले हिस्से में जरूर देखने को मिली है। उसी कड़ी में आपको याद होगा, यह खबर सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी को ग्रिल करते हुए कहा, आपका केस 2 मिनट में चित होकर गिर जाएगा, क्योंकि कोर्ट का मानना था मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस सुनी सुनाई बातों पर बनाया ज्यादा लगता है। कोर्ट की टिप्पणियों से भी ऐसा लग रहा था कि यह केस 2G मामले में, आपको याद है, ए राजा के खिलाफ बनाए केस जैसा है। या मनीष सिसोदिया के मामले में अपराध यह बताया गया है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किए गए, जिसमें सीबीआई और ईडी की आर्ग्यूमेंट यह है कि यह बदलाव कुछ लिकर होलसेलर्स के फेवर करने के लिए किए गए थे, ताकि उसके बदले में आम आदमी पार्टी को पेमेंट की जा सके। तो आइए बेल ऑर्डर के पहले हिस्से पर गौर फरमाएं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को क्यों लगा था कि बेल दी जा सकती है। देखिए, मनीष सिसोदिया के खिलाफ 3 स्पेसिफिक चार्जेस का कोर्ट को आधार नहीं मिल पाया था। पहला, कोर्ट को इस दावे का कोई आधार नहीं मिला कि मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी बदलने में कॉन्स्पिरेसी के रूप में 2 करोड़ 20 लाख रुपए मिले। ईडी ने यह आरोप जानते हैं किस आधार पर लगाया हुआ है। यह आरोप ईडी ने दिनेश अरोड़ा नाम के शख्स को अप्रूवर बनाकर उनके बयान के आधार पर बनाया है, जिसे कोर्ट ने ही खारिज कर दिया। यहां तक कि ताज्जुब तो इस बात का है कि सीबीआई की खुद की चार्जशीट ही इस बात का कोई जिक्र नहीं करती है। दूसरा, जब तक कि ईडी पूरी आम आदमी पार्टी को ही इसमें आरोपी नहीं बना देती, तब तक उसके फंक्शनरी के रूप में मनीष सिसोदिया को भी आरोपी नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि यह सिद्ध ना हो कि पैसा लेने के लिए उनका एक खास रोल था। ईडी ने अब तक आम आदमी पार्टी को आरोपी नहीं बनाया है। तीसरा पॉइंट यह था कि ईडी ने इस पीएमएलए कानून का इंटरप्रिटेशन ही बहुत खींच दिया है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईडी का इंटरप्रिटेशन यह है कि अगर कोई अपराध की वित्तीय आय को जनरेट करने में इन्वॉल्व भी है तो पीएमएलए के तहत उसे अपराध ही माना जाएगा। ईडी ने जैसे ये कोई नई थियरी ही गढ़ दी हो जो पूरी तरह से अनटेस्टेड है, और इसके बिना पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फसाए केस तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। हालांकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्राइमा फसाए केस बनाने का एक आधार कोर्ट को जरूर मिला, लेकिन वो आरोप भी बहुत कन्विंसिंग नहीं लगते हैं। अब तक मैं आपको बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों और किन आधार पर लगा कि जमानत दी जा सकती है। आइए अब मैं आपको बताती हूं कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों लगा कि जमानत खारिज होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया तक पहुंचने का कोई मनी ट्रेल ना मिलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अजीबोगरीब और अकथनीय आधार पर बेल रिजेक्ट की है।
सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड यह था कि नई एक्साइज पॉलिसी के आने के बाद 10 महीने के दौरान होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो 338 करोड़ का मुनाफा कमाया उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी भ्रष्टाचार से हुए अपराध की वित्तीय आय माना जाएगा और मनीष सिसोदिया को जेल में रखने के लिए यही आधार काफी है। पर क्या यह महज लॉजिक है या फैक्ट और कानून के आधार पर तय किया आरोप? कंफ्यूजन इसी बात की है। कोर्ट मान रहा है कि यह पैसा नई एक्साइज पॉलिसी आने से सभी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा कमाया मुनाफा है। सिर्फ उनका मुनाफा नहीं जिन पर आरोप है कि उन्होंने सरकार को एक्साइज पॉलिसी बदलने के लिए रिश्वत दी। तो यहां कोर्ट का लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर यह अपराध की वित्तीय आय मानी जाए तो उस लॉजिक से तो ईडी को उन सभी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को आरोपी बना देना चाहिए था, क्योंकि मुनाफा तो सभी ने कमाया है, सिर्फ कुछ ने नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो बेसिकली उनके पास क्राइम के प्रोसीड्स यानी अपराध की आय गई है, तो ऑटोमेटिकली उन्हें पीएमएलए के तहत आरोपी बनाना चाहिए था। लेकिन ईडी को ऐसा नहीं लगता और महज यह मान लेना भी थोड़ा ज्यादा नहीं है कि मनीष सिसोदिया के पास अपराध की वित्तीय आय मौजूद है। अरुण प्रसन्ना आगे लिखते हैं कि कानूनी तौर पर भी देखा जाए तो इसमें कोई सेंस नहीं दिखती, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 7, 7A, 8 और 10 के मुताबिक इसे अपराध की श्रेणी में डालने के लिए जरूरी है कि पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत के रूप में किसी तरह की पेमेंट हुई होनी चाहिए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। लेकिन कोर्ट को इस पॉइंट पर कुछ भी सकारात्मक नहीं मिला और देखा जाए तो कोर्ट को इस बाबत कुछ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट खुद कह चुका है कि मनीष सिसोदिया तक पहुंचने के किसी मनी ट्रेल का कोई सबूत है ही नहीं, बल्कि कोर्ट सिर्फ यह मान रहा है कि मुनाफा गैर कानूनी है, क्योंकि इस मुनाफे से एक्सचेकर यानी वित्तीय कोष को नुकसान हुआ है। इस हिसाब से मनीष सिसोदिया ने अपराध किया है। अब देखा जाए तो वित्तीय कोष को किसी फैसले के कारण नुकसान होना और उससे किसी दूसरे को अनुचित लाभ पहुंचना पीएमएलए के तहत अपराध की श्रेणी में जरूर था, मगर 2018 के बाद हुए संशोधन के बाद नहीं है। तो अगर देखा जाए तो अपने ही बेल ऑर्डर की शुरुआत में जो कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही कि सबूत कमजोर है, सिसोदिया को लिंक करने का कोई मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं होता और लीगल इंटरप्रिटेशन को मन मुताबिक स्ट्रेच किया गया, इन 3 बातों को कहने के बाद मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करके लगता है मानो कोर्ट खुद के उलट ही फैसला दे रहा है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्राइमा फेसाई केस बनता है और सिसोदिया को बेल नहीं दी जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट का मानना यह भी है कि ट्रायल के इंतजार में किसी को भी जेल में अनिश्चित काल के लिए नहीं रखा जा सकता। एक तरफ तो कोर्ट कहता है कि 450 से ज्यादा गवाहों को एग्जामिन करने की जरूरत है और करीब 50,000 दस्तावेज ईडी और सीबीआई द्वारा सबूत के तौर पर दर्ज करने की जरूरत है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फेस वैल्यू पर यह भी मान रहा है कि यह सब कुछ महज 6 महीने के अंदर हो भी जाएगा। एक तरफ कोर्ट यह मानता है कि किसी अंडर ट्रायल को उसकी गलती ना होने पर कोर्ट में लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, और वहीं दूसरी तरफ कोर्ट इस बात पर गौर भी नहीं करता कि इस केस में अब तक चार्जेस तक फ्रेम नहीं किए गए हैं, क्योंकि ईडी चार्जेस की फ्रेमिंग पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गया था। पता नहीं कैसे, लेकिन इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मनीष सिसोदिया को एक बार और जमानत के लिए कोशिश करने से पहले अगले 3 और महीने जेल में रहना चाहिए, जब तक उनका या उनकी पत्नी का स्वास्थ्य उन्हें बेल के लिए आधार नहीं बनाता। ऑर्डर का यह हिस्सा सुनने में किसी फैक्ट या कानून के आधार पर दिया जजमेंट कम और किसी पंचायत का सुनाया फैसला ज्यादा लगता है। यह कोई सिविल डिस्प्यूट होता तो समझ भी आता कि केस को खत्म करने के लिए ऐसा फैसला दिया गया, पर यह अजीब सा बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश क्यों दिख रही है? द वायर में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकुर का बयान जरा पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर वो ये कहते हैं कि ओरल ऑब्जर्वेशन केस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं। ये इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये जजमेंट का आधार हो। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जमानत मिलने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, बेल रिजेक्ट करते हुए उन्हें कंसिडर नहीं किया गया। क्या है वो प्रिंसिपल्स? इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील और लीगल स्कॉलर जी मोहन गोपाल का कहना है कि सिसोदिया के खिलाफ सिर्फ मोटा मोटा एक आरोप सही लग रहा है तो उसके लिए कोर्ट ने कई और महीने उन्हें एक अंडर ट्रायल के तौर पर जेल में रखना क्यों जरूरी समझा?
फिर तो फैसला दे देना चाहिए था कि कुछ ही दिनों में इनका सीधा ट्रायल शुरू करें। ऐसी कई और बातें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि मनीष सिसोदिया को बेल रिजेक्ट करते हुए कोर्ट अपनी ही कई बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मेरी सलाह है एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए द क्विंट और द वायर कि ये दोनों आर्टिकल आप जरूर पढ़ें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आसान भाषा में ये पूरा केस समझ आ सके। सत्यमेव जयते।